हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका भाग 2। आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा। और उसका पहला प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण में सबसे पहला है कॉपर सल्फेट की जिंक धातु के साथ क्रिया। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु डुबोई जाती है, जिंक की छड़ डुबोई जाती है अथवा जिंक धातु के टुकड़े डाले जाते हैं, तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर धातु मुक्त हो जाती है। दूसरा उदाहरण है कॉपर सल्फेट की मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और जिंक दोनों का स्थान कॉपर से ऊपर है। जिंक और मैग्नीशियम ये दोनों धातुएं कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। इनका धनविद्युतीय लक्षण, धात्विक प्रवृत्ति एवं क्रियाशीलता ये तीनों कॉपर से अधिक होते हैं। यही वजह है कि जिंक तथा मैग्नीशियम दोनों धातुएं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को मुक्त कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं और स्वयं अपने यौगिक बना लेती हैं। जिंक सल्फेट बनाता है, वहीं मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है। तीसरा उदाहरण है जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। आप सभी ने पढ़ा है और अच्छे से याद होगा कि जब जिंक धातु की छड़ को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोया जाता है अथवा जिंक के कुछ टुकड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, तो दोनों की क्रिया के पश्चात जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, साथ ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यही वजह है कि जिस पात्र में रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही होती है वह पात्र गर्म हो जाता है। अगला चौथा उदाहरण है सोडियम ब्रोमाइड की क्लोरीन गैस के साथ क्रिया। धात्विक तत्व ही नहीं, अधात्विक तत्वों का भी विस्थापन होता है। यह एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अच्छा उदाहरण है कि जब सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो ब्रोमीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण यह क्लोरीन गैस सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को विस्थापित कर देती है और स्वयं सोडियम क्लोराइड बना लेती है और ब्रोमीन गैस मुक्त हो जाती है। ये हुए विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं एक ऐसी द्विअणु प्रक्रिया हैं जिनमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, अपने कैटायन और एनायन दोनों का विनिमय करके दो नए यौगिक बना लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इनके भी उदाहरण आपने पढ़े होंगे। आइए सबसे पहले जानें कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कैसे होती हैं। यदि हम विचार करें कि हमारे पास AB एक अभिकारक
और CD दूसरा अभिकारक है। इन दोनों की क्रिया करानी है। दो लवण हैं और इन दोनों लवणों में जैसा हम जानते हैं कि लवण के सूत्र में पहले धनायन और बाद में ऋणायन लिखा जाता है। कैटायन का सूत्र पहले और एनायन का सूत्र बाद में होता है। इस तरह यहाँ पर जब इस प्रकार दोनों पदार्थों में क्रियाएं होंगी तो पहले यौगिक का कैटायन A और दूसरे यौगिक का एनायन D आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लेंगे AD। इसी तरह पहले का बचा हुआ एनायन B और दूसरे का कैटायन C आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा BC या CB लिखा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण हमारे सामने है बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया। यह एक प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रिया है जिसमें बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों की तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है और बहुत जल्दी अल्प समय में ही बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन जाता है जो पात्र की तली में बैठता है और साथ ही सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन बनता है जो घुलित हुई अवस्था में विलयन में उपस्थित रह जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देखें द्विविस्थापन अभिक्रिया के। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनेगा और यह पात्र की तली में बैठ जाएगा। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट की क्रिया होती है। जब लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है तो लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट विलयन में रह जाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं भी द्विविस्थापन का अच्छा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड की क्रिया। लेड नाइट्रेट पर जब सोडियम आयोडाइड की क्रिया कराई जाती है तो PbI2 लेड आयोडाइड बनता है जो पीले रंग का यौगिक है और इसका पीला अवक्षेप पूरे पात्र में भर जाता है। साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है जो जलीय विलयन के रूप में उसी विलयन में घुलित हुई अवस्था में रहता है। ठीक इसी के समरूप दूसरी अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट पर सोडियम आयोडाइड के स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया करा दी जाए तो भी वही प्रक्रिया होगी। बनने वाला यौगिक PbI2 होगा जिसका पीला रंग का अवक्षेप मिलेगा और पोटेशियम नाइट्रेट विलयन में घुली हुई अवस्था में उपस्थित रह जाएगा। यहां चित्र में आपके समक्ष दिखाया गया एक बीकर में जब लेड नाइट्रेट लिया गया है उसका विलयन रंगहीन होता है। पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का विलयन भी रंगहीन पानी के जैसा रहता है। जब इन दोनों विलयनों को मिलाया जाता है तो मिलाने के दौरान ही विलयन में चमकदार पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह पीला अवक्षेप लेड आयोडाइड का होता है। Pb डबल पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट आयन आपस में रिएक्ट करके PbNO3 का होल ट्वाइस से विघटित होंगे जब तो वो बनाएंगे क्या PbI2 और जैसे ही PbI2 बनेगा तो विलयन का रंग पीला हो जाएगा। पूरे पात्र में पीले रंग का अवक्षेप भर जाता है। तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए। निम्नलिखित चित्र में लेड नाइट्रेट का गर्म करना दिखाया गया है। गर्म करने पर दो गैसें बनती हैं, एक रंगहीन होती है और दूसरी भूरे रंग की होती है। आपको बताना है कि ये कौन सी गैसें हैं। चार विकल्प दिए हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस। यह एक प्रयोग आपकी पुस्तक में दिया हुआ है जिसमें एक परख नली में लेड नाइट्रेट लेकर जब उसको बुनसन बर्नर की लौ पर गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की एक गैस निकलती है और उसके साथ साथ
एक रंगहीन गैस भी बाहर निकलती है। दोनों गंधहीन गैसें होती हैं, केवल इन्हें रंग से पहचाना जाता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निकलने वाली ये दोनों गैसें कौन कौन सी हैं। आइए देखें हम ये रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसका तापीय अपघटन होता है। फलतः लेड मोनोऑक्साइड, प्लम्बम ऑक्साइड, लिथार्जिया मुर्दा शंख बनता है और दो गैसें बाहर निकलती हैं, NO2 गैस और O2 गैस। जैसा आप सभी जानते हैं NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस है और दूसरी ऑक्सीजन O2 ये रंगहीन गैस होती है। तो हम सभी समझ गए होंगे कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। भूरे रंग वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और रंगहीन वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ें चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों? वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें भोजन में उपस्थित ग्लूकोज अणुओं को सामान्य प्रकार के कणों में तोड़ा जाता है। अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, फलतः कुछ सरल अणु बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपके सामने है श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 और 6O2 ऑक्सीजन की क्रिया जब होती है तो वो विघटित होकर दो सरल यौगिक बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और H2O जल। ये दो पदार्थ सरल बन जाते हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक अणु ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीकरण होने के पश्चात 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर ATP के रूप में संचित रहती है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी ऊर्जा विमोचन के कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि श्वसन की क्रिया एक्चुअली भोजन के जारण की प्रक्रिया है, भोज्य पदार्थ के दहन की प्रक्रिया है और जब भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों का दहन होता है तो उन पोषक पदार्थों के दहन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही ऊर्जा हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध हो पाती है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आइए देखें इस प्रश्न का उत्तर कि जब कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबोया जाता है तो कॉपर के सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर विस्थापित हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर सिल्वर से अधिक धन विद्युतीय होता है। कॉपर के अपचयन विभव का मान सिल्वर से कम होता है। यह कारण है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के घोल से सिल्वर को विस्थापित करके स्वयं कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कुछ इस प्रकार: 2AgNO3 aqueous
पर कॉपर सॉलिड की क्रिया होगी, कॉपर धातु की क्रिया कराई जाएगी, तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और साथ में 2Ag सिल्वर मुक्त हो जाएगा। यहाँ पहली पेट्री डिश में आप देख रहे हैं कि पात्र में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया गया है और कॉपर क्वाइल डाल दिया गया है। अभी रासायनिक क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। कुछ देर के पश्चात जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो ये दूसरा पात्र क्रिया के पश्चात दिखाया गया है, जिसमें कॉपर नाइट्रेट बन चुका होता है और सिल्वर मुक्त हो जाता है। वही प्रक्रम कुछ इस पात्र में आप देख पा रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर क्वाइल डुबोया गया है। जैसे जैसे कॉपर की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ होती है तो कॉपर नाइट्रेट बनता चला जाता है और सिल्वर धातु मुक्त हो जाती है, जिसे हम सरलता से पृथक कर लेते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 बड़ा कॉमन प्रश्न है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हम सभी जानते हैं कि जब लोहे की वस्तुएं अधिक दिनों तक खुले स्थान में रखी रहती हैं, हवा और नमी के संपर्क में आती हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती हैं, जिससे लोहे से बनी वस्तुओं पर भूरे रंग की परत जम जाती है। यही नम आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वह सामान्यतया जंग के नाम से जाना जाता है। आइए देखें इस क्रिया का रासायनिक समीकरण। 4Fe + 3O2 + NH2O, कुछ पुस्तकों में XH2O लिखा हुआ होगा, और ये जब इनकी क्रिया हो जाती है वायु और जलवाष्प की या नमी की क्रिया से, तो Fe2O3.NH2O बनता है और यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसे ही रस्ट या जंग कहते हैं। आप सबने देखा होगा, इन चित्रों में देखें कि ये मोटर कार का हिस्सा है, जिसके ऊपर पेंट निकल जाने के पश्चात ये जंग लग गया है। प्रारंभ में बिना जंग लगी जंजीर कुछ इस प्रकार चमकदार हुआ करती है, किंतु कुछ दिनों के पश्चात यदि नमी और वायु के संपर्क में खुली छोड़ दी जाए तो इस पूरी चेन पर जंग लग जाता है। ऐसे उपकरण भी आपने देखे होंगे। तीसरा ये चित्र दिख रहा है, जिसमें कोई पुरानी मशीन का हिस्सा है, बहुत दिनों से खुले में पड़ा हुआ है, पेंट पॉलिश प्रॉपर नहीं की गई है, जिसकी वजह से इसके पुर्जों में जंग लग गया है। इस प्रकार की ये भूरे रंग की परत सनई ही सनई है लोहे से के उपकरणों को या इन वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट करती चली जाती हैं और अंततः इसकी पूरी स्ट्रेंथ समाप्त हो जाती है। जंग लगी वस्तुएं जंग के प्रभाव से नष्ट होती रहती हैं। धातुओं का स्वतः क्षरण होता रहता है, जिसको संक्षारण के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे लोहे की बनी पूरी वस्तुएं जंग में बदल जाती हैं और यह जंग लोहे को धीरे धीरे खा जाता है, अर्थात नष्ट कर देता है। यही कारण है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी वस्तुओं को पेंट किया जाता है। पेंट की परत लोहे से बनी वस्तुओं को हवा एवं नमी के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे इन वस्तुओं पर जंग नहीं लगने पाता और ये सुरक्षित बची रह जाती है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के और भी एक दो उपाय प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें लोहे के ऊपर दूसरी किसी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया से भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। अगला 7वां प्रश्न है कि तेल एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में लंबे समय तक बने रहते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संयोग से
ऑक्सीकृत हो जाते हैं या उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध एवं स्वाद बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है और वह खाने योग्य नहीं रह जाते। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहलाती है। अर्थात तेल एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थ अधिक समय तक वायु के संपर्क में रखे रह जाने पर ऑक्सीकृत हो जाने के कारण उनका रंग एवं गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। गंध और स्वाद खराब हो जाने के कारण फिर वह खाने योग्य नहीं रह जाते। ऐसे तेल एवं वसायुक्त पदार्थों की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील या अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं, जिससे उन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होने पाता और वो रैंसिड होने से बच जाते हैं। उनकी विकृत गंधिता नहीं होने पाती, उनकी गंध और स्वाद खराब नहीं होता। आप सबने देखा होगा लेज, कुरकुरे और चिप्स के पैकेट्स में बहुत सारी हवा भरी रहती है और बहुत थोड़ी मात्रा में उनके अंदर स्नैक्स और चिप्स होते हैं। वो जो अंदर हवा भरी होती है वह सामान्य वायु नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। जब तक वह तेलयुक्त वसायुक्त भोज्य पदार्थ नाइट्रोजन के संपर्क में रहता है, वायु के संपर्क में नहीं आता, तब तक उसकी गंध नहीं बदलती और स्वाद भी खराब नहीं होता। यही कारण है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को रैंसिड होने से बचाने के लिए, उनका गंध एवं स्वाद खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन गैस के वातावरण में उन्हें रखा जाता है। अगला अंतिम प्रश्न है, संक्षारण क्या है, वर्णन कीजिए। अभी पढ़ रहे थे हम सभी कि लोहे से बनी वस्तुएं जब हवा में मौजूद नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक दिनों तक रहती हैं तो ऑक्सीजन और नमी की प्रतिक्रिया से उस वस्तु पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O होता है, जिसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ आपके सामने जंग से खराब हुई कुछ कीलें और ये बर्तन जिस पर जंग लग गया है वो दिखाया गया है। धीरे धीरे इस प्रकार वस्तुएं जंग के प्रभाव से लगातार खराब होती रहती हैं और नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह तांबा और चांदी से बनी वस्तुएं भी हवा में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता और नमी के संपर्क में अधिक दिनों तक रहने के कारण तांबे के ऊपर हरे रंग की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। इन दोनों तरह के बर्तनों की, तांबे और चांदी के बर्तनों या उपकरणों अथवा मूर्तियों की चमक कम हो जाती है, उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, ये काले रंग के या हरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। यह भी उनका संक्षारण होने के कारण होता है। हम सब ने देखा होगा कि घरों में रखी जाने वाली ये मूर्तियां धीरे धीरे काली पड़ जाती हैं, इनकी चमक डिम हो जाती है। ये बिल्कुल काला पड़ा हुआ चांदी का सिक्का है। जब इसे प्रॉपर साफ कर दिया जाता है तो यह चमकदार सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह शुरुआत में चमकदार मूर्तियां धीरे धीरे खुली रखी रहने पर काली पड़ जाती हैं, वह भी उस धातु के संक्षारण होने के कारण होता है। यहाँ तांबे के बर्तन आप देख रहे हैं, इन सब में धब्बे पड़ गए हैं, इनकी चमक खत्म हो गई है और इनमें हरे काले रंग की जो परतें चढ़ी हुई हैं, ये तांबे पर जंग लगना कहलाता है या तांबे का संक्षारण कहलाता है। जब तांबे के इन बर्तनों को प्रॉपर जंग से हटा दिया जाए, उनका जंग रिमूव कर दिया जाए, तो इस प्रकार शाइनिंग चमकदार ये बर्तन दिखने लगते हैं। तो इनका भी संक्षारण रोकने के लिए आवश्यक होता है कि हमारे ये बर्तन प्रायः सूखे रखे जाएं, इनको नमी और आर्द्रता से दूर रखा जाए। आप सबने आज की कक्षा ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।